हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 22 है यहाँ पे रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो इसमें हम लोग NCERT बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले अब तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय है 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। देखिए यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। हार्मोन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे का पॉइंट है। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्रावित की जगह पे श्रावित होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, आप लोग श्रावित कर लीजिएगा। आगे का पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, न्यूक्ली किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हाइपोथैलेमस में हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। फिर से एक पॉइंट आता है, हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, जिनमें मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। आगे फिर से एक पॉइंट आता है, इसे भी देख लेते हैं। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ओके, आगे है यहाँ पे वृद्धिकारी हार्मोन जिसे GH के अतिस्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है जिसे जाइगेटिज्म यानी कि अतिकायता कहते हैं, और इसके अल्पस्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या बौनापन या वामनता कहते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। कौन हार्मोन? तो प्रोलैक्टिन। ठीक है, और ये जो महत्वपूर्ण वर्ड है इसको हम हाईलाइटेड कर दिए हैं। ठीक है, आइए अब आगे है ल्यूटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। और ये सभी आपको 12 में इसके विस्तार रूप में पढ़ने को मिलेगा। हम आपको 12 भी पढ़ाएंगे। आगे का पॉइंट है नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजेन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजेन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं यानी कि ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से कॉपर्स ल्यूटियम बनाता है। आगे है यहाँ पे वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास यानी कि डायूरेसिस कम हो। ठीक है, अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH भी कहते हैं। आगे एक नोट दिया गया है पीनियल ग्रंथि नोट है पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है।
आगे की बात करें हम लोग, एक क्वेश्चन आता है, गलगंड किसे कहते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अब थायरॉइडता एवं थायरॉइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतया गलगंड कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, थायरॉइड अतिक्रियता किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसका उत्तर में लिखेंगे, वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायरॉइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायरॉइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक जाती है। इस स्थिति को थायरॉइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मानव में 4 पैराथायरॉइड ग्रंथियां थायरॉइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। थायरॉइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायरॉइड ग्रंथियां पाई जाती है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। ठीक है। आगे की बात करें तो थाइमस हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित ग्रंथि एक पालीयुक्त रचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, और ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे यहाँ पे थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन में भी प्रेरित करते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है, एक अधिवृक्क मध्यांश और अधिवृक्क वलकूट क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। उत्तर हो जाएगा, हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां 2 प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वलकूट कहलाता है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे का एक पॉइंट आता है, अधिवृक्क मध्यांश 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और मार एड्रेनलिन या नार एप्रिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटोकोलमिनस कहते हैं। ठीक है। आगे का क्वेश्चन आता है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपातकालीन युद्ध या फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम लोग, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण से आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। फिर से आपके सामने क्वेश्चन आता है, अधिवृक्क वलकूट को 3 परतों में विभाजित किया गया है, वे कौन कौन से हैं, नाम लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे, जोना रेटिक्यूलेरिस यानी कि आंतरिक परत, और जोना फेसिक्यूलेटा यानी कि मध्य परत, और जोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि बाहरी परत। ठीक है। फिर से क्वेश्चन आता है आपके सामने, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कोर्टिकोइड किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, अधिवृक्क वलकूट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कोर्टिकोइड कहते हैं। आगे का फिर से क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, ग्लूकोकोर्टिकोइड किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड कहलाते हैं। ठीक है। आगे से फिर एक पॉइंट आता है आप लोगों के सामने,
एड्रेनल वलकूट द्वारा कुछ मात्रा में एड्रोजेनिक यानी कि स्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो यौवनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, फिर से एक पॉइंट आता है आप लोगों के सामने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 10 लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्न्याशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं का ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी रहे। ठीक है, आइए एक नोट है यहाँ पे, मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। आगे का है यहाँ पे पॉइंट है, वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग, वृषण जो है प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। आगे है, वृषण शुक्रजनक नलिका और भरण या अंतराली ऊतक का बना होता है। लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरनलिकीय स्थानों में उपस्थित होती है और एड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। और ये बात आपको याद रखनी है, और आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसे कहते हैं? इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग, अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, नोट है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह, कुपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। और इन सभी बातों को हम लोग कक्षा 12वीं में विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक यानी कि ANF किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक यानी कि ANF कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो रक्ताणु उत्पत्ति RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। कारक हार्मोन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं हैं कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर था, जो कि समाप्त हो चुका है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।